नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन लेकर के बच्चों आपके सामने आज का सेशन ये दूसरा सेशन होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। इसके पहले वाले सेशन को एक दिन पहले हमने आपको पढ़ाया है। अब आज आपने बेहतर ढंग से उसको पढ़ लिया होगा। हमने स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ओवम का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दी है। स्पर्म और ओवा मिलते कहाँ हैं, ये बात हमने आपको बताई कि ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। दोनों मिल करके फिर जायगोट बनाते हैं। जायगोट में विभाजन होता है और वो विभाजन समसूत्री होता है और धीरे धीरे करके ये जायगोट यूटेरस की ओर बढ़ता है। यूटेरस पर पहुंच करके अब इसको नया बॉर्न बेबी बनना है, इसलिए भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन की ज़रूरत के लिए यूटेरस पर पहुंचता है और यूटेरस पर एक विशेष रचना का निर्माण होता है जिसमें बच्चे का पूरा भोज्य पदार्थ माँ के द्वारा मिलता है और ये जो विशेष रचना होती है ये प्लेसेंटा कहलाती है। इसको जरायुज हिंदी में बोलते हैं। आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। इसमें ध्यान से आप देखिए कि एक कनेक्टिंग नाल जो माँ के गर्भ से जुड़ती है या माँ के शरीर से जुड़ती हुई बच्चे तक जुड़ी हुई है। इसी से इस बच्चे का पूरा भोजन, पूरा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं इसी ट्यूब के माध्यम से होती है। ये भी आप जानते हो कि जब बच्चा बाहरी वातावरण में या बाहरी दुनिया में आता है तो तुरंत जो वहाँ की स्टाफ नर्स होती है वो इसी नाल को काटती है और तब तक बच्चा शांति से, जब तक वो नाल से जुड़ा हुआ है तब तक आंख भी नहीं खोलेगा और जब तक नाल से जुड़ा है तब तक रोएगा भी नहीं। और जैसे ही उसकी नाल कटती है या माँ का कनेक्शन बच्चे से अलग होता है, वह अपने सिस्टम पर, अपने रेस्पिरेशन पर, अपने डाइजेशन पर, अपने एक्सक्रीशन पर सब पूरी प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी अब बच्चे की हो जाती है। इसी का एक विस्तार आज के थ्योरेटिकल डिस्कशन में होगा। बच्चे का कोशिका विभाजन से नए बच्चे का निर्माण। लगातार आपने देखा है कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, रिडक्शन डिवीजन हुआ, वो जेनेसिस हुई, क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो गई और जब स्पर्म और ओवा मिले तो जायगोट का निर्माण हुआ और यही जायगोट आगे कोशिकाओं का लगातार विभाजन करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे के सारे विभाजन समसूत्री होते हैं या माइटोसिस होते हैं। इसी विभाजन की जो प्रक्रिया है और बच्चे का निर्माण, या बच्चे का निर्माण मतलब आर्गन का निर्माण या तंत्र का निर्माण, यही कहलाता है भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस पर हम ले चलें आपको बताते चलें कि आज का जो एमसीक्यू है वो यूपीएससी पर, मध्य प्रदेश पीएससी पर, एमपीएसआई पर, पीएनएसटी पर, नीट पर आधारित है। आज सवालों की संख्या 18 है। इन सवालों का जवाब उसी तरह से जैसे आप पहले वीडियो में करते आए हैं। पहले हम सवाल आपसे पूछेंगे, उन सवालों का जवाब आप अपने पास लिख कर रखिएगा और फिर जब सारे सवाल हो जाएंगे तो फिर हम उसका सही जवाब बताएंगे। आपको चेक करना है आपने कितने सवाल किए, कितने जवाब किए। और यह हमारी क्लास आज शाम को 6 बजे लाइव होगी। लाइव के समय क्लास में हम जुड़ेंगे। यदि आपके दिमाग पर कोई सवाल चलता है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को आगे बढ़ाना, 5 मिनट बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना जल्दी 5 मिनट बढ़ जाएगा उतनी जल्दी हम आपके साथ लाइव रूप से जुड़ पाएंगे, जिस तरह से अनअकैडमी पर क्लास लेते हैं। तो इसी सेशन को शुरुआत करते हुए थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहले थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट को समझाते समय पहले तो हम थ्योरी लिख देंगे, फिर इसके बाद चित्रों के द्वारा आपको समझा देंगे और फिर सवालों की श्रृंखला को या एमसीक्यू सेशन को शुरू करें। तो आइए सबसे पहले क्या हुआ फैलोपियन ट्यूब में, यहीं से शुरुआत करते हैं।
पहला पॉइंट लिखते हैं और सभी एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, इनको समझने की कोशिश करिए। ओवम से एक ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान से अंडरलाइन करिएगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन का एक सिक्रीशन निकलता है। ऐसा नहीं है कि अंडा कुछ नहीं करेगा, स्पर्म जाएगा, उससे फ्यूज हो जाएगा, उसके लिए अंडे को भी प्रक्रिया करनी होगी। तो अंडे से एक ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं, फर्टिलाइजिन कहते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव का शब्द। ओवम से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो चूंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन है तो ओवम से निकलने वाला एंजाइम का नाम हुआ फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन निकलता है। तथा अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवम जो है फर्टिलाइजिन निकाल करके शांत हो जाएगा, इसी बीच में अब इसको स्पर्म से मिलना है। तो स्पर्म क्या करेगा? दोनों ऑब्जेक्टिव के यूपीएससी में पूछे गए सवाल है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फर्टिलाइजिन है। एक बार ये सवाल पूछा था कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है क्या? फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ओवम से निकलने वाला ये जो एंजाइम है वो फर्टिलाइजिन है। फर्टिलाइजिन निकलता है तथा स्पर्म से भी एक प्रोटीन निकलता है, एक प्रोटीन निकलता है जिसे अंडरलाइन करिएगा, जिसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक में फर्टिलाइजिन निकला, दूसरे में एंटी फर्टिलाइजिन, माने फर्टिलाइजिन वाले काम का शुद्ध विरोधी निकल रहा। आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है यन, एक होता है यस। यदि यन को पास में ले जाओगे तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, यदि यन और यस को ले जाओगे तो आकर्षित करेंगे। इसीलिए दोनों हार्मोन बने, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, और यही जो है आकर्षण का बिंदु होता है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। तो स्पर्म से निकल गया प्रोटीन, उसको कहा एंटी फर्टिलाइजिन, जिसे दोनों एक दूसरे को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। और खींच लिया फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन, क्योंकि उल्टा था, खींच लिया, खींचते हैं। और स्पर्म का हेड वाला हिस्सा ओवम के अंदर चला जाता है। ये वाला हिस्सा ओवम के अंदर चला गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस, आपको याद है ओवम का एक न्यूक्लियस होगा जो हैप्लॉइड है, और स्पर्म का एक न्यूक्लियस पहुंच गया जो हैप्लॉइड है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब यहां पर शब्द का उपयोग करेंगे कि स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूजन। हेड वाला हिस्सा चला जाता है तथा दोनों केंद्रक मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। अब आपके समझ में यह आया होगा कि जायगोट कैसे बना, या जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, लिख लीजिए ताकि भूलिए नहीं। जायगोट में
क्रोमोसोम 2x होगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों 2x होगा, क्योंकि मेल का x आया और फीमेल का x आया, दोनों मिल गए तो 2x बन गया, यानी डिप्लॉयड बन गया। तो ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो है अप्लाइड हुई रचनाएं हैं, या वो जेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो है अप्लाइड हुई संरचनाएं हैं, गैमीट्स हैं, ये आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉयड की रचना करते हैं, जायगोट बन गया। अब ये दोनों प्रक्रियाएं अभी कहाँ हुई हैं? फैलोपियन ट्यूब में हुई हैं, क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा है कि ये प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। और स्पर्म को वेजिना में डालना, ये प्रक्रिया कापुलेशन कहलाती है, जिसको हिंदी में मैथुन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है। फर्टिलाइजेशन और कापुलेशन में अंतर समझ के रखिएगा। कापुलेशन अलग है, फर्टिलाइजेशन अलग है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के, महिला के बॉडी के अंदर होता है। कापुलेशन मेल और फीमेल का जब मिलन होता है उस समय स्पर्म वेजिना में छोड़ा जाता है। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कापुलेशन। चलिए 2x हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर नीट में बहुत सारे सवाल पूछे गए, भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तीन भ्रूणीय परतों से होता है। ये सब हम चित्र में अभी आपको दिखा देंगे। तीन भ्रूणीय परतों से होता है। अब वो परतें कौन कौन सी, ये आपको बता दें। वो भ्रूणीय परतें हैं बाह्य परत, एक्टोडर्म। एक परत होती है मीजोडर्म, बीच वाली, और एक परत होती है एंडोडर्म। अब यही पूरे शरीर की रचना, तीनों परतें मिलकर के पूरे शरीर की रचना करेंगे। जिस दिन इसका पहला रिप्रोडक्शन का पहला वीडियो हमने रिलीज किया था, उस दिन एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि कौन सा अंग पहले बनता है बच्चे का। अच्छा सवाल था। हमने उससे वादा किया था कि जब हम दूसरा वीडियो इस पर अपलोड करेंगे तो ये भी बात बताएंगे। उसका उत्तर आने का समय हो चुका है। तीन परतें बनी साहब, एक्टोडर्म बना, मीजोडर्म बना, एंडोडर्म बना। और ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अलग अलग सिस्टम कैसे बनाएंगे, ये लिस्ट हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। आप समझ जाएंगे कि कौन सा अंग पहले बना होगा। चलिए तीनों लिख देते हैं। पहले लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक्टोडर्म। अब बोलो साहब एक्टोडर्म से क्या बनता है, बाह्य परत से क्या बनेगा? तो बाल बनेगा बच्चे का, नाखून बनेगा। याद कर लेना, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मुख की परत बनेगी, मुख नहीं, मुख की परत, ये जो श्लेष्मा लगी होती है दोनों तरफ, मुख की परत बनेगी। इसके अलावा दांत का सबसे कठोर भाग, इनेमल बनेगा। ये पूछा गया सवाल है नीट में। इसके अलावा क्या बनेगा? एक बार टीएनएसटी ने पूछा है कि आंख का लेंस किस स्तर से बनता है, एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से, एंडोडर्म से। अब चूंकि आपने गहराई में नहीं पढ़ा होगा तो शायद ये जवाब आपसे बने। हम आपको बता देते हैं कि आंख का लेंस एक्टोडर्म से बनता है। आंख का लेंस एमपीएसआई में पूछा था कि इंटरनल ईयर किससे बनता है, एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से, एंडोडर्म से। उसका भी जवाब आंतरिक कर्ण जिसको कहते हो, ये सब एक्टोडर्म से बनता है। तो याद कर लेना, सभी पर ऑब्जेक्टिव बनेगी। और सोच रहे हो कि सरल सवाल आपसे पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा।
बाल बनाना हो एक्टोडर्म, नाखून बनाना हो एक्टोडर्म, मुख की परत बनाना हो एक्टोडर्म, दांत का इनेमल या सबसे ठोस भाग बनाना हो तो एक्टोडर्म, आंख का लेंस बनाना हो एक्टोडर्म, आंतरिक कर्ण इंटरनल ईयर बनाना हो तो एक्टोडर्म। चलिए, मीजोडर्म की ओर बढ़ें उसके पहले एक पॉइंट और इसमें जोड़ दें। एक्टोडर्म में एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब बनाता है, समझ लीजिएगा। न्यूरल ट्यूब का मतलब है सीधा सीधा ब्रेन, सीधा सीधा ब्रेन। और सबसे पहले यही फंक्शन शुरू करता है। तो जो उस बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ये बताइए कि कौन सा अंग पहले बनना शुरू होगा, तो किसी बच्चे में सबसे पहले एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब का यानी ब्रेन का विकास शुरू होता है। खोपड़ी बनेगी किससे? एक्टोडर्म से। अब चलिए मेजोडर्म की बात करें, इसीलिए इसको अलग लिखा है। और ये सबसे पहले विकसित होता है, सबसे पहला अंग ब्रेन का ही बनता है, यानी न्यूरल ट्यूब यदि ऑप्शन में है तो आप न्यूरल ट्यूब ऑप्शन करिए। मेजोडर्म की बात करें कि साहब मेजोडर्म से क्या क्या बनेगा, तो मेजोडर्म से एक तो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, या ये रीढ़ की हड्डी, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम सब लिख दिया। यानी हार्ट, यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि हार्ट कहां से बन रहा है, आप बेझिझक जवाब दीजिएगा मेजोडर्म से बन रहा है। बोलिए आपकी पेशी किससे बन रही है? मसल्स। ताकत पूर्ण हिस्सा कौन बना रहा है? मसल्स। पेशियां कौन बना रहा? मेजोडर्म बना रहा। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन बना रहा? मेजोडर्म। याद होना चाहिए बच्चों। आपका किडनी और यूरिन वाला हिस्सा कौन बना रहा है? किडनी का निर्माता कौन है? यानी यूरिनो जेनाइटल सिस्टम। इसको जरूर याद रखिए, पक्का इस पर सवाल आएगा। जो पीएनएसटी वाले बच्चे हैं या नीट में भाग ले रहे बच्चे हैं या 12th की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्टोडर्म में बाल, नाखून, मुख की परत, दांत का एनेमल, आंख का लेंस, आंतरिक कर्ण, न्यूरल ट्यूब बनेगा, स्कल बनेगा एक्टोडर्म से। और सबसे पहला विकास न्यूरल ट्यूब का ही होता है। मेजोडर्म में वर्टिब्रल कॉलम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। अब बोले साहब एक परत तो आपने बताई नहीं है, एंडोडर्म वाली। एंडोडर्म से क्या बनेगा? तो एंडोडर्म से आपका श्वसन तंत्र बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। फेफड़े का निर्माण एंडोडर्म से होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनेगा? पाचन तंत्र। एक सवाल पूछा गया कि आपके फेरिक्स का निर्माण किससे होगा? एक्टोड से, मेजोड से, एंडो से? आपका जवाब, अरे भैया डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट तो फेरिक्स है, तो फेरिक्स एंडोडर्म से बनेगा। इसके अलावा एक सवाल और पूछा गया कि थायराइड ग्लैंड किससे बनती है? थायराइड ग्लैंड को बनाने वाला एंडोडर्म है। पैराथायराइड को कौन बनाएगा? एंडोडर्म। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा कि मनुष्य के शरीर में लीवर और पैनक्रियाज पाए जाते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? बाह्य चर्म से, मध्य चर्म से या अंतः चर्म से? आपका जवाब नहीं पढ़ा हो, पढ़िए इसको। जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी को गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो जवाब नहीं बनेंगे। यहां भी लिखिएगा कि एंडोडर्म से लीवर और पैनक्रियाज का निर्माण होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 3 परतों से विकास होगा। पहले तो 3 परत बनेगी। मान लो इस तरह से कुछ चित्र बनेगा
ये इसमें 3 परत बना देना, एक को बोल देना ये साहब एक्टो है, इसको बीच वाली को कह देना ये मीजो है, और अंदर वाली को कह देना ये एंडो। अब ज़्यादा विस्तार से हम आपको एक एक पॉइंट जो है आगे बताने वाले हैं। एक पॉइंट ये लिख लेना, क्योंकि उस लड़की का वो सवाल था जो उस दिन हम समय ख़त्म होने पर नहीं दे पाए थे, पढ़ाए नहीं थे इसलिए जवाब नहीं दिया था, कि एक पॉइंट यहाँ ये लिख कर रखना कि सबसे पहले मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। एक पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव। पहला न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब का मतलब ब्रेन, खोपड़ी, स्कल, ये सब। एक हार्मोन बनता है। अब ये बच्चा धीरे धीरे यूटेरस में विकसित हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव पूछा कि बच्चे के विकास के लिए कौन कौन से, या बच्चे को जन्म देने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स चाहिए, इस पर भी सवाल था। तो आप लिखिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यूटेरस में बनता है। यूटेरस में मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में है या गर्भाशय में फिट है। अब बच्चे का मान लीजिए मनुष्य का है तो वो 9 महीने पूरा होगा, तो 9 महीने की अवस्था में यूटेरस से एक हार्मोन बनेगा, उस हार्मोन को कहेंगे ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस में बनता है और प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार बोले, इससे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाएगी उस महिला में। एक हार्मोन और दो, एक हार्मोन है रिलैक्सिन, इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए। रिलैक्सिन हार्मोन्स, अब बच्चे को बाहर आना है। रिलैक्सिन हार्मोन्स यूटेरस के माउथ को फैलाता है, यूटेरस के माउथ को फैलाता है, जिससे आसानी होती है बर्थ। मतलब बच्चा जो है आराम से बर्थ की प्रोसेस से गुजर जाता है। अब एक सवाल और था जिसको अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखे देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, कई बार बच्चों ने सवाल हमसे पूछा है कि जिस महिला के पेट में बच्चा नहीं आया, क्या उस महिला से भी मेमरी ग्लैंड से दूध निकल सकता है? कभी नहीं। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, महिला के मेमरी ग्लैंड में दूध का निर्माण शुरू होता है। जैसे ही शिशु बाहर आएगा, जैसे ही यूटेरस से बाहर आया, तुरंत हार्मोनल रिएक्शन होता है और महिला के मेमरी ग्लैंड से दूध का उत्पादन शुरू होता है। तो ये भी लिखिएगा, आफ्टर बर्थ या जन्म के बाद मेमरी ग्लैंड में दूध बनता है। और इसके लिए 2 हार्मोन जरूरी हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे, पीएससी में भी पूछा है, यूपीएससी, पीएनएसटी, नीट दोनों में पूछा है। बोले वो कौन से हार्मोन है? एक हार्मोन कहलाता है प्रोलैक्टिन और एक हार्मोन कहलाता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ऑक्सीटोसिन
अभी यहाँ भी ऑक्सीटोसिन हमने लिखा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स माउथ बढ़ाएगा यूटेरस का, जिससे बच्चा बर्थ से बाहर निकल जाए। दूसरा काम भी करता है, मैमरी ग्लैंड में दूध का उत्पादन। तो याद रखिएगा, जन्म के बाद मैमरी ग्लैंड में दूध बनेगा, उसके लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन जिम्मेदार। एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दें, आपने गांव में सुना होगा कि जो महिला बच्चे को जन्म दे देती है और जैसे ही उसका जो पहला दूध निकलता है, उस पहले दूध को गांव में लोग फेंकते थे। आज हम बताने वाले हैं कि जो आप पहला दूध फेंकते हो, उससे कितने सारे प्रोटेक्टिव एंजाइम्स जो बच्चे के लिए जरूरी हैं उसको खोते हो। कभी नहीं फेंकना चाहिए। वही लिखने वाले हैं, शिशु के जन्म के बाद, लिख लीजिए, शिशु के जन्म के बाद प्रथम दूध पीले रंग का निकलता है। अब ये पीले रंग का जो दूध निकलता है, क्या उसको जानते हो, क्या बोलते हैं उसको? नहीं जानते तो लिख लो। पीले रंग का जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम नामक जो पीला भाग निकलता है, पहला दूध होता है माँ का, बर्थ के बाद जस्ट निकलता है। यदि कोलोस्ट्रम बच्चे को दे दिया जाए तो जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरे जीवन भर, जब तक बच्चा जिंदा है तब तक उसके काम आएगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जिस माँ को बच्चा पैदा हो उसका पहला दूध उस बच्चे को या कोलोस्ट्रम को जरूर पिलाया जाए। प्रथम रंग का निकलता है, कोलोस्ट्रम कहलाता है, तथा यह प्रतिरक्षी होता है। मतलब बच्चों को रोगों से बचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारा डिस्कशन था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। अब इसी से जुड़े हुए सारे सवाल हम आपके सामने लाएंगे एक एक करके। उन सवालों को लाएं उसके पहले एक बार इसको और समझा देते हैं आपको कि ओवम से निकला फर्टिलाइजन, स्पर्म से निकला एंटी फर्टिलाइजन। चूंकि दोनों विपरीत थे इसलिए एक दूसरे को खींच लिए, आपस में फ्यूज हो गए। यह प्रक्रिया कहाँ पूरी हुई? फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट डिप्लॉयड था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 भ्रूणी परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर इसके बाद एक्टोडर्म बाल, नाखून, मुख की परत, दांत का इनेमल बनाएगा, आंख का लेंस बनाएगा, इंटरनल ईयर बनाएगा। न्यूरल ट्यूब या ब्रेन यहीं से बनता है। मेसोडर्म वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, मसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, यूरिनरी जेनिटल सिस्टम बनाएगा। एंडोडर्म क्या बनाएगा? श्वसन तंत्र बनाएगा, पाचन तंत्र बनाएगा, आवाटू ग्रंथ बनाएगा, पैराथायराइड बनाएगा, लीवर और पैनक्रियाज एंडोडर्म से बनते हैं। सबसे पहले मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का यानी ब्रेन का विकास होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस में बनता है और यह गर्भाशय की दीवार को चौड़ा करता है, माउथ को चौड़ा करता है, जिससे बच्चे का बर्थ आसानी से हो पाए। जैसे ही बच्चा जन्म लेने वाला होता है एक हार्मोन और बनता है, वो हार्मोन कहलाता है रिलैक्सिन हार्मोन यूटेरस के माउथ को रिलैक्स करता है, फैलाता है, और जिससे जो पेल्विक बोन होती है वो फैल जाती है, बच्चा आराम से निकलता है। जैसे ही बच्चा बाहर के बाद दुनिया में आता है, बाहर के वातावरण में आता है, तुरंत एक हार्मोन प्रोलैक्टिन सेक्रेट होता है और यह प्रोलैक्टिन उस महिला में एक प्रकार का दूध का सेक्रेशन शुरू करता है। पहला जो दूध होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। ये पीले रंग का होता है, जिसको जरूर पिलाना चाहिए और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बच्चे के लिए पूरे जीवन भर। चलिए इन्हीं बातों को चित्रों के माध्यम से आपको बता दें। फीटल डेवलपमेंट का ये चित्र देखिए। ये चित्र का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है। ठीक, अब यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ मूव करके गया। अब यहाँ से स्पर्म को पेनिस के द्वारा यहाँ छोड़ दिया जाता है।
अब ये स्पर्म में पूंछ होती है, ये तैरता हुआ यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुँच करके स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने की प्रक्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। अब कोशिका विभाजन हो इसके पहले अंडे के पास देखिए हमने ये चित्र बनाया है। कई स्पर्म कोशिश करते हैं, कई, लेकिन एक ही स्पर्म इसके अंदर जा पड़ता है। फिर इसका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। पहले 2 कोशिका बनेगी, फिर 4 कोशिका बनेगी, फिर 8 कोशिका, फिर 16, और जब 16 कोशिका बन जाती है तो आपको याद होगा पहले वीडियो में हमने बताया था कि वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट गेंद जैसा होता है, और यह गेंद जैसी रचना अब गर्भाशय में जाकर के, यूटेरस में जाकर के फिक्स हो जाती है। यहाँ आ गई। अब यहाँ जब फिक्स होती है तो एक विशेष रचना बनती है, वो कहलाती है प्लेसेंटा, या इसको जरायुज बोलते हैं। प्लेसेंटा का चित्र ये देखिए, ये प्लेसेंटा वाला भाग है, ये बच्चे में देख रहे हैं, ये नाल कहलाता है, नाल। इससे पूरा भोजन का पूरा सिस्टम इसका यहीं से चलता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। अब ये जैसे महिलाओं में, ह्यूमंस की जो महिलाएं हैं उनका बर्थ पीरियड होता है 9 महीने। 9 महीने तक बच्चा यहाँ रहता है। फिर इसके पहले वाली प्रक्रिया करता है, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, यूटेरस की दीवार में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करेगा, फिर रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, यूटेरस की दीवार को फैलाएगा, बच्चा आराम से वैजिना के द्वारा बाहर। और जैसे ही बच्चा बाहर के वातावरण में आएगा वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा और एक प्रकार का कोलेस्ट्रम नामक पहला दूध उत्पन्न करता है। यह एंटीबायोटिक होता है। अब यहाँ पर देखिए इन सारे चित्रों में ये ब्लास्टोसिस्ट बना, देख रहे हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट इस तरह से विकास शुरू करता है। ध्यान से देखिए जरा, फीटस 25वें वीक में, 25वें हफ्ते में सबसे पहले ये डंडे जैसी रचना, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो विकसित हो रहा है इसको देखिए, यहाँ पर देखिए जो विकसित हो रहा है इसको देखिए। और कुल मिलाकर के इस चित्र को 25वें वीक में यहाँ, 40 वीक में यहाँ, 20 वीक में यहाँ, 10 वीक में यहाँ, और 9 महीने बाद उसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है। ज़्यादा विस्तार से समझने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उनको पकड़ने की ज़रूरत है। इसमें देखिए हमने किया है, ये 2 सेल्ड स्टेज है, वो सारी व्यवस्थाएं इसमें दिखा दिया। 2, फिर देखिए 4, फिर 8, फिर 16। 16 सेल की अवस्था। नीट ने सवाल पूछा था 16 सेल्ड स्टेज क्या कहलाती है? याद रखना 16 सेल्ड स्टेज मारुला कहलाती है, मारुला, याद कर लेना। मारुला के बाद ब्लास्टुला बनता है। लगातार विभाजन होते जाते हैं, 70 से 100 सेल बन जाते हैं, और ये कहलाता है ये वाला ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस में पहुंचता है तो इसका वहाँ पर फिक्स हो जाता है। जब ये फिक्स हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया, जिसको आप मेंसेस कहते हो, मंथली सर्कुलेशन या पीरियड जिसको कहते हैं, ये पीरियड रुक जाएगा जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा, यानी अंडे बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फिक्स हो जाता है मादा के गर्भाशय में। ये देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब उस बच्चे ने सवाल पूछा था कि पहला अंग कौन बनता है, तो ये देख लीजिए, पहला विकास। पहला विकास है जो ये दिखा रहा है, पहला विकास है, ये याद करे रहे। पहला विकास, पहले विकास में ब्रेन का हिस्सा बन गया, देख रहे हो, ये पहला विकास है। फोर ब्रेन का बनना, मिड ब्रेन का बनना और हाइंड ब्रेन का बनना। तीसरा ही हफ्ता गुजरा, क्योंकि यहाँ तक तो कोशिका विभाजन दिख रहा है चित्र में। पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में सिर्फ कोशिकाओं का विभाजन दिख रहा है, लेकिन दूसरा स्टेप हमने बना दिया है 3 से 8 वीक का जो समय होता है, 3 से 8, 3 to 8 वीक, इतने में बच्चे का दिमाग बन जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चित्र के द्वारा पढ़ लीजिएगा। अब सीधा सीधा हम सवालों की ओर चलें, क्योंकि 18 सवाल अभी हमको आपसे पूछने हैं। तो आइए MCQ सेशन में बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आपको हमने पूरी थ्योरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जितनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब बारी है आपकी, कितने सवालों का जवाब आप कर पाते हैं ये देखना है।
तो आए सवाल की ओर। पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। पीएनएसटी का सवाल है, स्पर्म अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। पहले कह रहे हैं, ऑप्शन देखिएगा, अधिवृषण, बी ऑप्शन दे रहे हैं शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन दे रहे हैं मूत्राशय, डी ऑप्शन दे रहे हैं वास इफेरेंस। अंग्रेजी में इनको लिख लीजिए इपीडायडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर। तो पहला सवाल हमने पूछा है, सोचना पड़ेगा। यदि आपने पहले वाले वीडियो की थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी होगी तभी ये जवाब बनेगा। स्पर्म अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। क्या वो एपिडायडाइमिस है, क्या वास डिफरेंस है, क्या वो मूत्राशय है, क्या वो वास डिफरेंस है। दूसरा सवाल आपसे पूछे, पुरुष में या मेल में मेल के स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। यह सवाल आरआरबी में 2018 में पूछा गया। मेल के स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ए ऑप्शन दे रहे हैं 23, बी ऑप्शन दे रहे हैं 48, सी ऑप्शन दे रहे हैं 46 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 24। मेल के स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। 23 होगी, 48 होगी, 46 होगी या 24 होगी। आरआरबी 2018 में सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल, नर प्रजनन तंत्र, नर के कौन से भाग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूपीएससी का सवाल, नर प्रजनन तंत्र के कौन से भाग में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हिच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव जेनेटिक मटेरियल। फिर से सुन लीजिए, व्हिच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव जेनेटिक मटेरियल। यूपीएससी में सवाल पूछा गया और इसके बाद आरआरबी में भी पूछा है। क्या वो भाग अंडकोश है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो भाग स्पर्म है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो भाग यूरेटर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो भाग प्रोस्टेट है?
तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमने पूछा है कि नर जनन तंत्र में कौन से भाग में, ये भाग तो हैं, उसके पार्ट तो हैं, किसमें जेनेटिक मटेरियल है, जरा सा सोचेंगे, थोड़ा सा उसने हिलाने की कोशिश की है, उत्तर बन जाएगा। चौथा सवाल, मानव में या ह्यूमंस में मेल गैमीट मतलब नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, यक्स एंड बाय दोनों। बी ऑप्शन दे रहे हैं केवल ओनली बाय। सी ऑप्शन दे रहे हैं ओनली यक्स। और डी ऑप्शन दे रहे हैं या तो यक्स या वाई। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव में मेल गैमीट निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? यक्स या वाई दोनों, ओनली वाई, ओनली यक्स, या तो यक्स या वाई। आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारे सवालों का डिस्कशन क्लास के अंत में करेंगे। क्यों, कैसे? पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, निम्न में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? यदि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तो जवाब बनेगा, पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वो यूटेरस है? क्या वो वास डिफरेंस है? क्या वो वास डिफरेंस है? क्या वो ओवरी है? और डी, क्या वो वैजिना है? कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का हिस्सा नहीं है? यानी थ्योरी जब आप मजबूत करिए तो चित्र बनाकर पढ़िएगा, याद रहेगा। पांचवा सवाल था, छठवें सवाल पर आइए। वैजिना की ओर, यानी यौन की ओर, वैजिना की ओर जाती है, क्या जाती है साहब? वैजिना की ओर क्या जाती है? ए, यूटेरस, बी, सर्विक्स, सी, फैलोपियन ट्यूब, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ओविडक्ट। छठवां सवाल हमने आपसे पूछा कि वैजिना डैश डैश की ओर जाती है। यहाँ बल्कि ऐसे कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा, आपको खाली स्थान को भरना है। यहाँ
वैजिना डैश डैश की ओर जाती है। किधर जाती है? यूटेरस की ओर, सर्विक्स की ओर, फैलोपियन ट्यूब की ओर या ओविडक्ट की ओर। अगला सवाल है 7वां सवाल, मासिक चक्र के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में अंडे का निर्माण सामान्यतः होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं सिक्रीटरी प्रोसेस में या श्रावण प्रवस्था में। बी ऑप्शन दे रहे हैं सिक्रीटरी प्रोसेस या श्रावण प्रवस्था के समाप्त होने के तुरंत पहले। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्रम प्रसारी सिक्वेंशियल एक्सटेंशन प्रोसेस, क्रम प्रसारी प्रवस्था के प्रारंभ में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्रम प्रसारी, नीट का सवाल है, क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में। मासिक चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडे का निर्माण सामान्यतः किसमें होता है? थोड़ा सा गंभीर सवाल, नीट का सवाल करने की कोशिश कीजिए। 8वां सवाल, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सामान्यतः बनने वाले अंडों की संख्या होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओवरी 2, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1, बनने वाले अंडे की संख्या पूछ रहा है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सामान्यतः बनने वाले अंडों की संख्या ए में बताना 3, बी में बताना 2, सी में बताना 1 और डी में बताना 4। और यह सवाल एसएससी में 2013 में पूछा गया। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सामान्यतः बनने वाले अंडों की संख्या होगी, यह सवाल एसएससी का था। 9वां सवाल, फीमेल ओवम में गुणसूत्रों की संख्या होगी। यह आरआरबी 2018 में सवाल पूछा गया। एसएससी
2018 में पूछा गया। ए ऑप्शन पीएनएसटी में पूछा गया सवाल। क्या इसकी संख्या 24 है? क्या इसकी संख्या 23 है? सी, क्या इसकी संख्या 46 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसकी संख्या 48 है? फीमेल ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, ये बताना है आपको। 10वां सवाल। इस प्रश्न को यूपीएससी ने पूछा है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, समझने की कोशिश करेगा, जवाब तुरंत मिलेगा आपको। पहले तो खाली स्थान में आपको भरना है, उस आयु का नाम है जिसके दौरान मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेटेड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं तथा सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है। और मानव यौन क्रियाओं के प्रति मैच्योर हो जाता है। खाली स्थान में भरना है, आयु का नाम बताना है आपको, खाली स्थान में भरिएगा। क्या वो अवस्था गैमीटोजेनेसिस है? क्या वो अवस्था किशोरावस्था है? क्या वो अवस्था पार्थेनोजेनेसिस है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अवस्था यौन प्रजनन प्रवस्था है? देखिए, यूपीएससी वाले जब सवाल पूछते हैं तो उनके जो ऑप्शन होते हैं उत्तर के काफ़ी करीब होते हैं। सोच समझकर जवाब करिएगा। क्या वो प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस है? क्या वो किशोरावस्था है? क्या पार्थेनोजेनेसिस है? क्या यौन प्रजनन प्रवस्था है? आइए 11वें सवाल पर। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु किस एक में स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या हुआ सर्विक्स है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो
डिम्ब वाहिनी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अपर पार्ट ऑफ यूटेरस। हमने सवाल पूछा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से स्पर्म और ओवा किस भाग में आपस में मिलते हैं, वो स्थान आपको बताना है। क्या वो सर्विक्स है, क्या वो डिम्ब वाहिनी है, क्या वो लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस है, क्या अपर पार्ट ऑफ यूटेरस है। मानव शरीर में 12वां सवाल, मानव शरीर में उर्वरीकरण मतलब मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन का मतलब उसको खाना पीना जिस स्थान में मिल रहा हो। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्थान यूटेरस है यानी गर्भाशय है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ओवरी है, क्या वो ओविडक्ट है, या इसको डिम्ब वाहिनी नलिका बोलते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह वैजिना है, या जिसको योनि कहते हो आप। उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, मैच्यूरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, यह सवाल हमने पूछा है यहाँ। इसका जवाब आप कीजिएगा। तेरहवां सवाल, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं गैमीटोसाइट्स युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती हैं, फ्यूज होती हैं, संयोजित होती हैं, तो बनता है आरआरबी 2018 का ही सवाल। ए, क्या वो जायगोट है। बी, क्या वो एग है। सी, क्या वो एंडोस्पर्म है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एम्ब्रियो है। यौन प्रजनन से दो गैमेट्स या दो गैमेटोसाइट आपस में मिल रही है, बनने वाली रचना आपको बताना है। 14वां सवाल, शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया क्या कहलाती है?
इसको तो आप लोग जानते होंगे। रिसेंट प्रोसेस है जो बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, या अंडे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लोग अक्सर इसको करवाते हैं। क्या वो प्रक्रिया, ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ICSI है, ICSI है। बी ऑप्शन दे रहे हैं GIFT है, GIFT है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रक्रिया ZIFT है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो AIT है। ये भी MPSI का, RRB का, UPSC का सवाल था। शुक्राणु को सीधे अंडे में फ्यूज कर दिया जाए, उठाया स्पर्म और सीधे अंडे में ठोक दिया, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। पंद्रहवां सवाल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है। बस 3 सवाल और दूर हैं, हम सेशन समाप्त हो जाएगा बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है, ये आपको बताना है। ए लिख रहे हैं, गर्भाशय की दीवार को मोटा करना। बी ऑप्शन दे रहे हैं, गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन का संचय करना। सी ऑप्शन दे रहे हैं, गर्भाशय की दीवार में रुधिर की या ब्लड की मात्रा को बढ़ाना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त सभी। सोच समझकर जवाब कीजिएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या होता है? गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन का संचय करना, गर्भाशय की दीवार में ब्लड की मात्रा को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। 16वें सवाल पर आइए। डैश डैश डैश, खाली स्थान छोड़ा, लिखा में मांसपेशियां। RRB 2017 का सवाल, मांसपेशियों के लयबद्ध, CGL में पूछा गया, लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप मतलब जब बच्चा बाहर आ रहा है उस प्रोसेस को आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं। मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन से बच्चों जो लेबर पेन होता है, आपको बता दें बड़ा तकलीफदेह होता है, महिलाओं को होता है, वो वही समझ सकती है। ऐसे पेन होता है, ये दर्द यहाँ से शुरू होता है और क्रम से जैसे सांप चलता है ऐसे सांप की तरह नीचे की तरफ बढ़ता है, बहुत तेज दर्द होता है। उसी पर यह सवाल में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। उस अंग का नाम बताना है। कहाँ की मांसपेशियां लयबद्ध क्रमिक रूप से वो सिकुड़ रही हैं, आपको बताना है। सही ऑप्शन, क्या वो वैजिना है। बी ऑप्शन बताना है, क्या वो फैलोपियन ट्यूब है, या इसी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं।
सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो सर्विक्स है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो यूटेरस है। डैश 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 में गर्भाशय की लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होगा, वैजिना, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या यूटेरस। 17वां सवाल, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास ये ह्यूमन के केस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन केस हो। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? 7। बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 8। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास हो जाए, ये टाइम पीरियड वो पूछ रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमंस। कितना होगा? 7, 10, 9, 8। और आज के सेशन का अंतिम सवाल की बारी, मानव भ्रूण का हृदय, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो बन रहा है उसके हार्ट की बात कर रहे हैं। मानव भ्रूण का हार्ट कब स्पंदन करने लगता है? कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में। अपने परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के पहले सप्ताह में। कब जान आती है बच्चे में? कुल मिलाकर के ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं अपने परिवर्धन के, अभी चित्र भी दिखाया है, तीसरे सप्ताह में। सी ऑप्शन दे रहे हैं अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं अपने परिवर्धन के छठवें सप्ताह। ये हमने पूछा कि मानव भ्रूण का हार्ट कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के पहले सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तीसरे सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, और अपने परिवर्धन के 8वें सप्ताह में। ये कब परिवर्धन करता है? 6वें सप्ताह में। अब आपने इनके उत्तर कर लिए होंगे। अब बारी है आपको सही जवाब बताने की, तो चलिए जवाब की ओर आपको लिए चलते हैं और जवाब पर ले जाएं कि आप डिस्कशन मांगोगे। चलिए पहले सवाल पर, पहला सवाल जो हमने पूछा था कि स्पर्म अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा था उस पर हमने आपको चित्र भी बताया था। याद करिए, ये टेस्टिस बनाई थी, टेस्टिस से एक ट्यूब निकाली थी, ये मोटी सी ट्यूब थी ऐसा, फिर आगे जाकर के ये पतली हो गई थी और ये वास डिफरेंस बन गई थी। ये जो रचना थी वो थी एपिडायडाइमिस। इसी एपिडायडाइमिस में इसका पोषण हुआ था।
तो इसका सही जवाब होगा एपिडाइडाइमिस, यानी स्पर्म अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इनमें परिपक्वन हो जाए, इनमें ताकत आ जाए, ताकि ये ऊपर की जो चढ़ाई है वास डिफरेंस की, इसको चढ़ पाए। इसलिए पहला पॉइंट ये पहला सवाल। दूसरा सवाल था मनुष्य के स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। अरे होती तो मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, पर चूंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गया, अर्धसूत्री हो गया, क्योंकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन आपको बताया था, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या स्पर्म चूंकि x हो जाता है 2x नहीं रह जाता, इसलिए इसकी संख्या 23 होगी। तीसरा सवाल था नर प्रजनन तंत्र के कौन से भाग में अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? अरे तो जेनेटिक मटेरियल अंडकोश में थोड़ी होगा, स्क्रोटल सैक के अंदर मिलेगा क्या? मूत्र नलिका में मिलेगा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा क्या? जो माता पिता के लक्षणों को ट्रांसफर कर रहा हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वह एक ही कर सकता है, और वो है शुक्राणु यानी स्पर्म। मानव में मेल गैमीट निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? इसका जवाब आपको जेनेटिक्स के द्वारा देना पड़ेगा। ये चौथा सवाल हमारा, इसमें या तो x से देगा या पाई से देगा। बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, जेनेटिक्स पढ़ो, और नहीं तो आप हमको बताओ, जेनेटिक्स का भी सेशन आगे हम लेकर के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो ये तो आप जानते ही हो, बास डिफरेंस की चर्चा हो चुकी। वो नलिका है जिससे स्पर्म चढ़ता है, तो जैसे स्पर्म चढ़ेगा वो क्या फीमेल का हिस्सा होगा? नहीं, मेल का हिस्सा होगा। वैजिना की ओर जाती हो, वैजिना फिर डैश डैश की ओर जाती हो, किधर जाती है? ये सवाल छठवें सवाल पर हमने पूछा था। तो वैजिना होता है, वैजिना के ऊपर हमने एक रचना कल का चित्र, इसके पहले का वीडियो देखेगा, सर्विक्स बनाई थी, ग्रीवा जिसको कहते हैं, तो वो कहलाएगी ग्रीवा। सातवां सवाल था मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंडे का निर्माण सामान्यतः होता है। ये थोड़ा सा जब ओवरी का टीएस काट करके देखोगे तो ये सारी प्रवस्थाएं आपको मिलेंगी, इसको पढ़ना। ओवरी में कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं याद करना, इसका सही जवाब होगा 7वें सवाल का क्रम प्रसारी प्रवस्था, लेस डेवलपमेंट स्टेज में ये होता है। क्रम प्रसारी प्रवस्था में। 8वां सवाल था एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सामान्यतः बनने वाले अंडों की संख्या कितनी होगी? 8वां सवाल था। 8वें सवाल का सही जवाब होगा 1। देखो ओवरी 2 होती है, लेकिन पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी काम करती है, एक अंडा बनाती है, दूसरी काम नहीं करती, दूसरी रुकी रहती है। उस 28 दिन के पीरियड में दूसरी रुकी रहती है, फिर जब अगला 28 दिन आता है तो जो कर चुकी होती है वो रुक जाती है, फिर दूसरा करती है। तो कुल मिलाकर के अंडे का निर्माण एक ही होगा, ये ध्यान रखना। फीमेल ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? ये तो वही सवाल है जो इसके पहले हमने आपसे पूछा, 9वां सवाल, और इसका सही जवाब होगा 23, क्योंकि ये भी हैप्लाइड हो जाता है, वो जेनेसिस की प्रक्रिया करके हैप्लाइड संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। उस आयु का नाम बताइए जिसके दौरान यूपीएससी का सवाल मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेटेड होते हैं तथा सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू हो जाता है, मानव यौन क्रियाओं के प्रति मैच्योर हो जाता है। 10वां सवाल, तो ये अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। यही अवस्था कहलाती है जब बच्चों के बिगड़ने के चांस होते हैं, इसलिए बन जाओ मेरे बच्चों, पढ़ लो, जिंदगी सवर जाएगी। तो 10वां सवाल। 11वां सवाल, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज होता है? ओवा स्पर्म से एक ही तो पार्ट है जिसको कहते हैं, 11वां सवाल, डिम्ब वाहिनी, या इसको बोलते हैं फैलोपियन। ठीक है। 12वां सवाल, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? 12वां सवाल, उर्वरीकरण का मतलब है मैच्योरेशन ऑफ ओवम। उर्वरता किस में होती है? जैसे जमीन से हम लोग बीज डालते हैं, पौधा निकलता है, तो भूमि की उर्वरता कहलाती है। तो कहाँ निकला? पेड़ कहाँ से जन्म लिया? भूमि से लिया। इसी तरह से अंडा कहाँ से जन्म लिया? तो ये होगा अंडा से या ओवरी। थोड़ा सा गहराई वाले सवाल हैं, करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के सवाल आते हैं। इसी तरह के सवालों से आपकी मुलाकात होगी।
यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों के गैमेटोसाइट आपस में संयुक्त होते हैं तो युग्मक नज बनता है, जिसको जायगोट कहते हैं। आपको याद होगा X और Y, ये दोनों क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो यहाँ पर 2X बनता है, यानी XY बनता है, और इसी को जायगोट कहते हैं। 14वां सवाल था, शुक्राणु को सीधे अंड में अंतर निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 14वां सवाल को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आपको विस्तार से बताएं, पर समय ज़्यादा हो गया। शुक्राणु से सीधे अंडे में अंतर निक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया कहलाती है ICSI। इसको पढ़ लेना, फिर हमें बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं ये समय रहा तो हम कमेंट सेक्शन में जब लाइव होंगे तो उस समय आपको समझा देंगे ICSI। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या होता है? 15वां सवाल था, इसका काम होता है गर्भाशय की दीवार को मोटा कर दो, क्योंकि बच्चा वहाँ सेटअप है। गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन बढ़ा दो। देखते हो ग्लाइकोजन कब बढ़ता है? जब एक माँ गर्भवती होती है तो धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगता है। पेट बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मोटापा चाहिए। मोटापा कहाँ से आएगा? ग्लाइकोजन से आएगा। तो गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन का संचय करना, और गर्भाशय के दीवार में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ाना। क्यों? क्योंकि बच्चा पल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा D। 16वां सवाल हमने पूछा था, डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप कहाँ संकुचन होता है? वेजिना में तो होगा नहीं, क्योंकि वेजिना तो कॉपुलेशन का प्लेस है। फैलोपियन ट्यूब तो फर्टिलाइजेशन का है। सर्विक्स जो है वो बीच वाला एरिया है जो यूटेरस और वेजिना को आपस में जोड़ता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 16वें सवाल का, और वो है यूटेरस। यार इसको पढ़े रहिएगा, गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। 17वां सवाल था, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास या ह्यूमन केस में लगभग कितने महीने लगते हैं? इसके तो आप स्पेशलिस्ट हो, तुरंत बता दोगे साहब 9 महीने लगते हैं। तो 17वां सवाल। और 18वां सवाल, मानव भ्रूण का हार्ट कब स्पंदन करने लगता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। मानव का जो भ्रूण होता है वो लगभग उधर हमने चित्र में दिखाया है, आपको पता होगा, लगभग 6वें सप्ताह में हृदय वाइब्रेट करने लगता है, उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो याद रखना ये 6वें सप्ताह में वाइब्रेट करता है। तो ये थे आज के सवाल कैसे लगे, थ्योरी कैसी लगी, ये ज़रूर आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे चित्रों को हमने समझा दिया है। अब यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखें, तुरंत हम उस पर, ये 3 से 8 वीक में ब्रेन का पूरा विकास हो जाता है, 6वें वीक में इसमें हार्ट का स्पंदन आ जाता है। तो कैसा रहा सेशन, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर एक दिन के अंतराल के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, नए MCQ के साथ। बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।